आज तक आपने बहुत सारे इश्क करने वाले आशिकों की कहानी सुनी होगी, जैसे कि लैला मजनू, रोमियो जूलियट, या फिर किसी ने इश्क में ताजमहल बनाया या फिर शीश महल बनाया। ये सारी चीज़ें प्यार की निशानी है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक शख्स ने अपने प्यार के लिए 7 लोगों की जान लेने का प्लान बनाया, जिसमें कि उसने 4 महिलाओं की जान ले भी ली और आखिर में उसने अपनी प्रेमिका की भी जान लेने की कोशिश की और जान लेने का प्लान बनाया। तो ये बात तो समझ में आती है कि उसने अपने प्रेमिका के लिए, उनके बदले के लिए 7 महिलाओं की जान लेने का प्लान बनाया था। लेकिन आखिर में उसने अपनी प्रेमिका की जान लेने के बारे में क्यों सोचा? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हैरान कर देने वाली इस रियल क्राइम स्टोरी को। तो चलिए साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और आखिर तक आप वीडियो में बने रहें। 8 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर मांडिया नाम की एक जगह है। इसी में एक गांव है जिसका नाम है केबेटनहल्ली। 8 जून 2022 की बात है कि इसी गांव का केबेटन का रहने वाला एक व्यक्ति अपने गांव के बने नहर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र नहर में तैरती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। तब फिर उस आदमी के अंदर उत्सुकता हुई कि उस नहर के पास जाकर के उस चीज़ को देखना चाहिए कि आखिर में वो चीज़ है क्या। इसी वजह से वो नहर के और करीब चला जाता है। लेकिन जब वो नहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो तैरती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है। और उस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कि कमर से ऊपर का हिस्सा तो गायब है, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा है। अब ऐसी लाश अगर कोई इंसान देख ले तो उसकी हालत तो ख़राब होनी ही है। इसी तरीके से उसने जब एक अधकटी लाश को देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई और वो व्यक्ति वहाँ से चिल्लाते हुए बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से भाग पड़ा। इसके बाद इस चीज़ की सूचना पुलिस की टीम को दे दी जाती है। पुलिस की टीम तुरंत केबेटनहल्ली के उस नहर के पास पहुँचती है। इसके बाद उस शव को नहर से निकाला गया और वो लाश किसी महिला की थी। हालांकि उस समय उस लाश की पहचान ना हो सकी थी क्योंकि कमर से लेकर के चेहरे तक का हिस्सा तो गायब था। और जिसने भी उस लाश की ये हालत की थी उसने इसीलिए उसकी ये हालत की थी ताकि इस लाश की पहचान ना हो सके। अब पुलिस उस नहर में उस लाश के दूसरे हिस्से को ढूंढना तलाश करती है। अभी पुलिस खोजबीन कर ही रही थी कि तभी अचानक 8 जून को यानी कि लाश मिलने के कुछ ही घंटों के बाद केबेटनहल्ली के गांव से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर अरकेरी गांव के पास पुलिस को दूसरी लाश मिलने की सूचना मिलती है। और खबर के मुताबिक अरकेरी गांव के लोगों को एक दूसरी नहर में आधा कटा हुआ लाश तैरती हुई दिखाई दी, यानी कि उस लाश का भी आधा हिस्सा गायब था। और पुलिस को लग रहा था कि हाँ, लाश का दूसरा हिस्सा मिल गया है, लेकिन यहाँ तो ये दूसरी लाश है जिसका कि दूसरा हिस्सा भी गायब था। इसीलिए पुलिस तुरंत वहाँ से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव में पहुँची। लेकिन जब उस नहर से लाश निकाली गई तो उसने पुलिस की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो अधकटी लाश पुलिस को केबेटनहल्ली के नहर में मिली थी और फिर दूसरी अधकटी लाश जो कि अरकेरी गांव के नहर में पुलिस को मिली, दरअसल पुलिस उस लाश को दूसरा हिस्सा समझ रही थी, लेकिन वो तो दूसरी लाश निकल गई। लेकिन सीडीएस नहर में पाई गई ये लाश भी एक महिला की लाश थी और ये भी आधी ही थी, यानी कि इसका कमर से लेकर पैर तक का हिस्सा तो था, लेकिन कमर से लेकर के चेहरे तक का हिस्सा गायब था। और इससे एक चीज़ तो पुलिस के सामने साफ हो गई थी कि इन दोनों महिलाओं का हत्या एक ही शख्स ने की है। और जिसने भी इन हत्याओं को अंजाम दिया था वो बहुत चालाक था, क्योंकि उन लाशों में पुलिस को कुछ समानताएँ दिखी थी। पहली तो ये कि उन दोनों लाशों में कमर से लेकर के चेहरे तक का हिस्सा गायब था, और दूसरा उन दोनों लाशों को 25 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नहरों में फेंका गया था, और तीसरा ये दोनों लाशें महिलाओं की ही थी। पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों लाशों में ज़रूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और इस वारदात के पीछे कई सारे लोगों का नहीं बल्कि एक ही इंसान का हाथ है। हालांकि उन दोनों लाशों के ऊपरी हिस्से को पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी पुलिस को ऊपरी हिस्सा नहीं मिला, जिसके चलते बिना चेहरे के उन लाशों की पहचान ना हो सकी। और पहचान ना होने के कारण यह केस ऐसे ही पड़ा रहा।
और इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होते देखकर पुलिस ने इस केस की जांच दूसरे एंगल से करनी शुरू कर दी और इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अपने 45 पुलिस अधिकारियों की एक बहुत बेहतरीन टीम बनाई और केस में सुराग जुटाने के लिए 2 तकनीकी टीमों का भी गठन किया गया और इन टीमों का काम था पूरे राज्य में दर्ज हुई 25 से 35 साल तक की महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट देखना और उनकी जांच पड़ताल करना। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उन दोनों महिलाओं की करीब 25 से लेकर के 35 साल तक की उम्र है। इसी के आधार पर गुमशुदा महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए और आंकड़े बता रहे थे कि कर्नाटक में उस समय 1116 महिलाएं लापता थी। पुलिस ने उन 1116 लापता महिलाओं में से ऐसी महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जिनकी डिटेल्स उन दोनों लाशों के डिटेल से मैच हो रही थी। हालांकि पुलिस ने दोनों महिलाओं की कटी हुई लाशों के बारे में 10,000 पर्चे भी छपवाकर आसपास के इलाकों में बांटे थे, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसी तरह जांच करते करते कई हफ्ते बीत गए, कई दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर 2 महीना बीत गया, लेकिन अब तक पुलिस को इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिली। हालांकि पुलिस बड़े जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम को कर रही थी और 2 महीने बीत जाने के बाद जांच कर रहे एक सब इंस्पेक्टर ने मांड्या से करीब 77 किलोमीटर दूर चामराजनगर शहर से लापता हुई गीता उर्फ पुत्ती नाम की एक महिला के बारे में पता लगाना शुरू किया। गीता उर्फ पुत्ती और पुलिस वाले गीता के घर गए और पुलिस वालों ने गायब हुई गीता के बारे में घर वालों से कुछ सवाल किए और पुलिस ने घर वालों से गीता के कुछ फोटोज भी मांगे और फिर वो गीता की पुरानी तस्वीरों को देखने लगे। कुछ तस्वीरों को देखने के बाद सब इंस्पेक्टर को गीता की एक तस्वीर में कुछ ऐसी दिखाई दिया जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में बहुत ही अहम साबित हुआ। दरअसल उस तस्वीर में गीता ने जो कपड़े पहने थे सेम उसी तरह के और सेम उसी कलर के कपड़े पुलिस को एक क्राइम सीन पर मिले थे और अब इससे तो ये बात कन्फर्म हो गई थी कि लहरों में मिली दोनों लाशों में से एक लाश तो चामराजनगर की रहने वाली गीता की ही है। आखिरकार पुलिस के हाथ उन हत्याओं का एक सिरा तो लग गया था और अब इसके सहारे पुलिस को उस हत्यारे तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया था। पुलिस ने गीता के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और पता लगाना शुरू किया कि गीता ने घटना वाले दिन किस किस से बात की थी और उसकी लोकेशन उस दिन कहाँ थी। और पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया तो लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस को यह बात पता चली कि गीता उस घटना वाले दिन मांड्या में ही थी। साथ ही पुलिस को उसकी कॉल डिटेल्स से एक ऐसा नंबर मिला जो कि पुलिस को पूरी तरह से शक करने पे मजबूर कर रहा था, क्योंकि उस नंबर से गीता के नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी और वो नंबर था 35 साल के टी सिद्धलिंगप्पा नाम के एक व्यक्ति का। सिद्धलिंगप्पा बेंगलुरु के इंडस्ट्रियल एरिया में पिनिया के एक कारखाने में काम करता था। वो शादीशुदा था और बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रहा करता था। फिर क्या था, पुलिस ने पूछताछ के लिए सिद्धलिंगप्पा को अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने जब गीता के बारे में सिद्धलिंगप्पा से सवाल किया तो सिद्धलिंगप्पा ने गीता को पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सिद्धलिंगप्पा को गीता के नंबर की कॉल डिटेल्स उसे दिखाई जो ये साबित कर रही थी कि उसके और गीता के बीच कई बार बातचीत हुई थी, तब जाकर सिद्धलिंगप्पा पुलिस के सामने टूट जाता है और फिर वो स्वीकार कर लेता है कि उसने ही गीता को मारा था और उसके निचले हिस्से को काटकर पानी में बहा दिया था। और फिर पुलिस ने जब उससे इसकी वजह पूछी तो सिद्धलिंगप्पा ने इसकी वजह जो पुलिस को सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। और फिर सिद्धलिंगप्पा की भयानक कहानी सुनने के बाद पुलिस ने एक और आरोपी महिला को अरेस्ट किया था जिसका नाम था चंद्रकला। तो आइए अब जानते हैं कि ये चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा के बीच में कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही थी कि ये दोनों आरोपी बन गए। तो दरअसल बात यह है कि चंद्रकला देह व्यापार के रूप में काम करती थी और गीता की हत्या से कुछ सालों पहले ही सिद्धलिंगप्पा की मुलाकात
चंद्रकला से हुई थी। और फिर उन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला इसी तरीके से बढ़ता रहा और ये मुलाकात अब एक वक्त पे जा कर के प्यार में बदल गया था। यानी कि सिद्धलिंगप्पा को चंद्रकला से प्यार हो गया था। और जब वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए तो चंद्रकला ने सिद्धलिंगप्पा को अपनी आप पर बीती हुई एक कहानी सुनाई कि किस तरह कुछ लोगों ने चंद्रकला को ज़बरदस्ती इस धंधे में धकेला था और इस काम के लिए कैसे उसे मजबूर किया गया था, वरना वो आज भी एक साधारण जिंदगी जी रही होती। अपनी प्रेमिका चंद्रकला की ये बात सुनकर सिद्धलिंगप्पा को बहुत बुरी लगती है और वो मानो गुस्से से पागल ही हो जाता है। फिर चंद्रकला के प्यार में अंधा हो गए सिद्धलिंगप्पा ने उस दिन कसम खाई कि जिसने भी चंद्रकला को इस वेश्यावृत्ति में धकेला है वो एक एक करके उन सबों की जान लेकर ही मानेगा। और फिर सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वो चंद्रकला के साथ मिलकर 7 लोगों को मारने की एक लिस्ट बनाई जिन्होंने चंद्रकला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला था। और फिर सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि उसने और चंद्रकला ने मैसूर में एक घर किराए पर लिया और फिर चंद्रकला की मदद से 3 जून 2022 को उन्होंने अपनी शिकार गीता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मैसूर में किराए वाले मकान पर बुला लिया। और क्योंकि गीता चंद्रकला को पहले से जानती थी इसलिए वो सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला के झांसे में आ गई। और फिर गीता जैसे काम करने के लिए उनके यहाँ आई तो मौका देखकर सिद्धलिंगप्पा ने उनके गले को घोंट दिया और जब उसकी सांस रुक गई, उसकी मौत हो गई, तो कमर से लेकर के 2 हिस्सों में उसको बांट दिया ताकि लाश के दोनों हिस्सों को एक एक करके बाइक पर आसानी के साथ ले जाया जा सके और बहुत आसानी के साथ ठिकाने लगाया भी जा सके। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। सिद्धलिंगप्पा ने बाइक चलाई और चंद्रकला बोरे में भरे लाश के एक हिस्से को बाइक पर पीछे रखकर बैठ गई और फिर वो दोनों लाश के पहले हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। इसके बाद उन दोनों ने लाश के दूसरे हिस्से को भी इसी तरह बाइक से ले जाकर कहीं और ठिकाने लगा दिया। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला ने ये दोनों मिलकर गीता को मारने के बाद उसके गहने और उसके पैसे भी लूट लिए थे। इसके बाद पुलिस ने दूसरी नहर में मिली अधकटी लाश के बारे में जब उससे पूछा तो तब सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि वो लाश भी उसी ने फेंकी थी। उसने बताया कि वो लाश पार्वती नाम की एक महिला की थी और उसका नाम भी उसकी लिस्ट में था। और 30 मई 2022 को चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा ने गीता की तरह ही पार्वती को भी नौकरी के झांसा देकर मैसूर बुलाया था और फिर उसका भी गला घोंटकर उसे मार दिया गया। उसके भी टुकड़े किए गए थे और फिर उन टुकड़ों को बाइक पर ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। और फिर आगे चलकर 8 जून 2022 को पार्वती और गीता के लाशों के निचले हिस्से बेबी लेक नहर और सीडीएस नहर में मिले थे। गीता की गुमशुदगी की जांच की वजह से ही दोनों नहरों की लाशों की पहेली सुलझ पाई थी। इसके बाद पुलिस ने इस केस को लेकर सिद्धलिंगप्पा पर सख्ती दिखानी शुरू की और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। और जब पुलिस ने उसकी लिस्ट के नामों के बारे में पूछने लगी तो सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसने पार्वती और गीता से पहले भी एक और महिला का कत्ल किया था और वो महिला भी उसकी लिस्ट में शामिल थी। उस महिला का नाम था कुमुदा। सिद्धलिंगप्पा ने उसे मई 2022 को बेंगलुरु में मार दिया था और फिर उसके भी टुकड़े करके उसे भी अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। कुमुदा सिद्धलिंगप्पा की पहली शिकार थी। फिर 30 मई को पार्वती उसकी दूसरी शिकार बनी और इसी तरीके से 3 जून को गीता उसकी तीसरी शिकार बनी। सिद्धलिंगप्पा ने लिस्ट के हिसाब से 3 लोगों को ठिकाने लगा थे। और इसके बाद सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को हैरान कर देने वाली एक और अजीब बात बताई। उसने बताया कि उसने और चंद्रकला ने मिलकर 7 लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैंने यानी कि सिद्धलिंगप्पा ने एक और शख्स का नाम जोड़ दिया था और उस लिस्ट में सिद्धलिंगप्पा ने 8वां नाम जिसका जोड़ा था, इस बात से चंद्रकला भी अनजान थी। तो अब पुलिस वालों ने सिद्धलिंगप्पा से पूछा कि वो 8वां नाम किसका था और इस बात को चंद्रकला भी नहीं जानती थी।
तो सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि वो 8वां नाम उसने अपनी ही प्रेमिका चंद्रकला का जोड़ा था और उसने बताया कि उसका अगला शिकार चंद्रकला ही थी। और फिर सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस वालों को बताया कि अगर अब तक वो पकड़ा नहीं गया होता तो अब तक वह चंद्रकला को भी ठिकाने लगा दिया होता। लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि जिस प्रेमिका के लिए सिद्धलिंगप्पा ने 3 महिलाओं को ख़त्म कर दिया था, इसके अलावा 4 और को मारने की तैयारी में था, तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो अपनी ही उस प्रेमिका चंद्रकला को मारने पर उतर गया था। इस पर सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि चंद्रकला ही एकमात्र ऐसी गवाह थी जो उसके इस अपराध के बारे में जानती थी और उसे अब ये डर सताने लगा था कि चंद्रकला अगर पुलिस के हाथ लग गई तो वो आसानी के साथ पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी। इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका चंद्रकला को भी मारने का प्लान बनाया था और इस केस में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर अब तक सिद्धलिंगप्पा को पुलिस ने ना पकड़ा होता तो 3 लोगों के साथ साथ वो अब तक 4 लोगों को मार चुका होता और फिर चंद्रकला को भी मार देता। पुलिस ने बहुत मेहनत और बहुत बेहतरीन तफ्तीश की वजह से एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा था जो 5 लोगों की जान लेने वाला था। और फिर जिस टीम ने इस केस की जांच की थी उसे 1 लाख रुपये का नकद इनाम भी दिया गया था। हालांकि इस केस में पुलिस की जांच आगे भी चलती रही और लाशों के ऊपर के हिस्सों की खोजबीन जारी रही, लेकिन तब तक सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला अपने इस घिनौने जुर्म के कारण जेल भेज दिए गए। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। तो आपको ये रियल क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।